हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से आई हूँ और सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगी कि एक लंबा सा गैप बन गया। कहीं ना कहीं ये आप सबकी प्रार्थनाएं और आप सबकी दुआएं थी कि मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। हर इंसान के जीवन में कुछ अप्स डाउन्स, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मैं भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, लेकिन अभी मैं एक बार फिर से एक नए उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस एडुटॉपर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर ही दबा दें, क्योंकि अब इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको नॉर्मली दूसरी जगह पे नहीं मिलती हैं। जैसे इसी श्रेणी में आज मैं मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले की है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक स्वर्णिम अध्याय से, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल और विभिन्न प्रकार के सेट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और भी सेट आते रहेंगे, तो उनके साथ आप अपना रिवीजन चालू रखें और साथ ही साथ मेंस के लिए भी तैयार होते रहें, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा है और जितना कठिन संघर्ष होता है ना, उतनी ही शानदार सफलता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पहला प्रश्न चुना है वो है चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं और बिहार में होने वाला ये एक ऐसा आंदोलन है जिसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से कह सकते हैं कि पहली विजय घोषित करने वाला ये आंदोलन, आप इसको बता सकते हैं। तो प्रश्न कई बार बीपीएससी मेंस में आए भी हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय था, मील का पत्थर था, इन चीज़ों को बताने के लिए। तो ये आपके सामने चंपारण सत्याग्रह का एक कंप्लीट नोट्स है। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मैंने टेलीग्राम पे एक पब्लिक ग्रुप भी बनाया है। जैसे हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब एक पब्लिक ग्रुप भी मैंने बना दिया है जिस पे आप आसानी से मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट उसमें रहूँगी और टाइम पे उसमें ऑडियोज़ भी आएंगे विभिन्न मैटर्स पे, विभिन्न टॉपिक्स पे, स्पेशली करंट के टॉपिक्स पे। तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। चंपारण सत्याग्रह। फ्रेंड्स देखिए, ये आंसर राइटिंग का मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी का, जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो प्रश्न सभी के लिए एक ही आते हैं और सभी लोग मेंस एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा लोग, बल्कि शायद 99% लोग बिल्कुल सही उत्तर लिख के आते हैं। लेकिन फिर भी डिफरेंस कहाँ होता है? आपके आंसर के प्रेजेंटेशन में, आपकी भाषा में, आपके आंसर के स्ट्रक्चर में। यही चीज़ें आपको स्पेशल बनाती हैं और यही चीज़ें आपको, आपके आंसर को इतना स्पेशल बनाती हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह के इस अध्याय को। चंपारण सत्याग्रह अहिंसा के पर्याय महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग था। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के ठीक पहले महात्मा गांधी जो थे वो 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। सत्याग्रह की अवधारणा वहीं से वो उन्होंने प्रतिपादित की थी। जब उन्हें लगा कि दक्षिण अफ्रीका में उनका कार्य पूरा हो चुका है और उन्हें भारत लौटना चाहिए, इस समय ये भारत लौटे 1915 में। ठीक है, भारत लौटने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि 1915 में ही, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1915 में ही महात्मा गांधी ने अपना एक भारतीय आश्रम खोला, जिसका नाम शुरुआत में था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम इसका नाम था। इसी आश्रम को बाद में साबरमती नदी के किनारे विस्थापित किया गया और इसी का नाम 1917 के जून में साबरमती आश्रम पड़ा, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से आज भी जानते हैं। तो साबरमती आश्रम का पहले नाम सत्याग्रह आश्रम था। खैर, चंपारण सत्याग्रह अहिंसा के पर्याय महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग था।
इसी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी की राष्ट्र आंदोलन की यात्रा आरंभ हुई, जिसने एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से ये ऐसा आंदोलन था जिससे महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में डायरेक्ट तरीके से प्रवेश किया और जन संघर्ष की एक नई श्रृंखला इन्होंने शुरू की थी। इस आंदोलन से गांधी जी की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुई जो एकदम ज़मीनी स्तर पे, एकदम रूट लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जन आंदोलन, जन का आंदोलन, लोगों को आंदोलन से डायरेक्ट जोड़ना शुरू किया। ठीक है। और अच्छी बात यह है, सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इनके ये आंदोलन एक के बाद एक सफल होते गए। ठीक है। तो गांधी जी ने जो पहला हस्तक्षेप किया भारतीय आंदोलन में, भारतीय राजनीति में, ये चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था। इस आंदोलन की कड़ियों को श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है। देखिए, मैंने फ्लो चार्ट एक रखा है यहाँ पे। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का भारत आगमन, जो हुआ था 1915 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें एक ऑल पार्टी सम्मेलन भी हुआ, जिसे ऑल पार्टी मीटिंग भी कहते हैं। ये एक घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला है, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी का पटना से दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचना, ये हुआ था 1917 में। 1917 में गांधी जी पटना से दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचे थे। तत्पश्चात चंपारण जांच समिति का गठन और अंततः नील उत्पादन की बाध्यता और 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन। ये श्रृंखला है, किस तरीके से घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना। देखिए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस दिन को 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। हालांकि इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी, लेकिन 2015 से काफ़ी विस्तारित तरीके से, काफ़ी विस्तृत तरीके से इसको मनाना शुरू किया गया। चूँकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की सफलता के बाद एक जनप्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित होने लगे थे। देखिए, अब इस बात को समझिए, यूरोपीय सरकार को दक्षिण अफ्रीका में झुकने पे मजबूर कर दिया था महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोग से। और सत्याग्रह होता क्या है ये भी जान लीजिए। सत्याग्रह का मतलब था कि सत्य के हथियार के साथ, उनका, महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम सत्य के आधार पर, सच के लिए, सच्चाई के साथ अगर हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसी शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। हमारा सत्य और अहिंसा ही इतना महत्वपूर्ण हथियार है कि सामने वाला उसके सामने झुकने पे मजबूर हो जाएगा। और इसी बात को इन्होंने साबित किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इस सफलता के बाद ये एक लोकप्रिय व्यक्ति हो गए थे, फेमस हो गए थे कि मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यूरोपियन सरकार को झुकाना आता है, यूरोपियन सरकार को हराने का अनोखा तरीका आता है। जब ये भारत लौटे ना, तो भारत वापसी के बाद सारी पार्टियों ने इनसे संपर्क करना शुरू किया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि हर पार्टी राजनीतिक रूप से सक्रिय थी और राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे लोगों को शामिल करें जो लोकप्रिय हों। लेकिन महात्मा गांधी ने इस समय ये शर्त रखी थी, ये अपनी बात कही इन्होंने कि मैं उसी पार्टी को ज्वाइन करूँगा जो मेरे सत्याग्रह के तरीके को अपनाए, अपनी नीति में शामिल करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने 1 वर्ष बाद, लगभग 1916 में इन्होंने ज्वाइन किया, इसकी सदस्यता धारण की। और इसके बाद इन्होंने ये विचार करना शुरू किया कि अब देश को जन आंदोलन के मार्ग पर लेके चलना चाहिए। ये जो शब्द है ना, जन आंदोलन, ये बहुत गहरा शब्द है। आंदोलन तो एक अकेला इंसान भी कर सकता है, एक संस्था भी कर सकती है, लेकिन जब इसमें जन शब्द मिल जाता है ना, तो ये इसमें जनता शामिल हो जाती है, आम जनता। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से लोग शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो गांधी जी का पर्पस था लोगों को शामिल करना। हमारे समाज में, हमारे देश में जो विभिन्न सेक्शंस के लोग थे, ही वांटेड टू ब्रिंग देम अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की छतरी के नीचे सभी लोगों को लाने का इनका विचार था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हुआ लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ।
इस अधिवेशन में कांग्रेस का ये अधिवेशन था जिसमें ये कोशिश की गई कि इस बात का ध्यान रखा गया कि इनको न तो उदारवादी माना जाए, किसे, महात्मा गांधी को न तो उदारवादी माना जाए न उग्रवादी माना जाए, बल्कि इन्होंने कोशिश की कि एक जन नेता के रूप में अपने आप को ये प्रेजेंट करें। इसी समय राजकुमार शुक्ल जो कि कृषक नेता थे, हमारे बिहार के चंपारण के किसानों के नेता थे, इनसे गांधी जी की भेंट हुई। ये एक महत्वपूर्ण चरण था। चंपारण सत्याग्रह की नींव यहीं से रखी गई। लखनऊ के कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की भेंट चंपारण के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल से हुई, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया और साथ ही इन्हें चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया। इन्होंने कहा कि आप चंपारण आएँ और यहाँ के किसानों को आपकी ज़रूरत है। आपने दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह पे जाके मज़दूरों के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, आपके देश में भी आपकी आवश्यकता है। तो अब जान लेते हैं कि इनकी समस्याएं क्या क्या थी। समस्याएं क्या थी चंपारण किसानों की? तो चंपारण में ब्रिटिश बागान मालिक किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। ठीक है, नील, इंडिगो कहते हैं नील को, और नील का जो उपयोग हुआ करता था वो कपड़े रंगने में हुआ करता था, कपड़ों को कलर करने में हुआ करता था। इसकी खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। उत्तरी बिहार के तिरहुत में जो चंपारण स्थित था, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपियन बागान मालिकों ने ज़बरदस्ती खेती करवानी शुरू की थी। ये लोग नील के कारखाने भी इन्होंने स्थापित किए थे। इसमें 2 प्रकार से खेती कराई जाती थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक था जिरात और दूसरी आसामी बारी। जिरात में क्या होता था, रैयत यानी किसानों से बागान मालिक अपने खेत में अपने हल बैल के साथ खेती करवाते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। यानी जिरात में क्या होता था, जैसे मैं बागान मालिक हूँ तो मैं अपने ही खेत में अपने ही हल बैल दे करके किसानों से खेती करवाऊंगी और उन किसानों को काफ़ी कम मजदूरी दूंगी। यानी यहाँ पर किसान क्या बन गए, मेरे लिए मजदूर बन गए और मैं नील की खेती करा रही हूँ। दूसरी जो विधि थी वो थी आसामी बारी। आसामी बारी में क्या होता था ना, रैयतों यानी कि किसानों से उन्हीं की ज़मीन में ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी कि आपको नील की खेती करनी है। इसमें 3 तरह की प्रणालियाँ प्रचलित थीं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया में क्या होता था ना कि देखिए, 1 बीघा जो होता है ना उसमें 20 कट्ठे होते हैं। इस 20 कट्ठे में से यानी प्रत्येक बीघा में यानी हर 20 कट्ठे में से कम 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। यही 3 कठिया व्यवस्था होती थी। ये ज़रूरी था, अनिवार्य था कि किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करें और ऐसा करना सभी के लिए मजबूरी था। और साथ ही साथ किसानों की जो फसल होती थी ना उसको एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसमें किसानों को कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। देखिए 3 कठिया प्रणाली के बारे में लिखा भी है। इसमें कि कृषकों को बाध्य किया जाता था कि वे प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठे में नील का उत्पादन करें। यद्यपि नील की खेती रैयत नहीं करना चाहते थे। 2 कारण थे इसके नहीं करने के। पहला कारण, एक तो मैंने लिखा है, एक मैं बता रही हूँ आपको। पहला कारण क्या था ना कि नील की जड़ें इतनी गहरी होती हैं ना कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती थी। इसकी वजह से दूसरी फसलें भी खराब हो जाया करती थी। दूसरी चीज़ थी कि नील के उत्पादन के नाम पर रैयतों का शोषण किया जाता था। इन्हें ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा जाता था। उत्पादन नहीं होने पर इन पे भारी जुर्माना लगाते थे। अगर किसान नहीं उपजाना चाहते थे ना कि मैं नील नहीं उपजाऊंगा, तो उन पर लगान को बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ा दिया जाता था। समझिए कि नील की खेती के नाम पर रैयतों से बेगारी समझते हैं, यानी मजदूरी भी करवाना और पैसे भी नहीं देना, तो बेगारी भी करवाई जाती थी। देखिए दूसरी जो वजह थी वो यहाँ मैंने लिखी है। साथ ही साथ नील की मांग में ना काफ़ी कमी आ गई थी। हुआ क्या था कि जर्मनी में सिंथेटिक डाई का निर्माण हुआ था। तो जैसे ही जर्मनी में सिंथेटिक डाई यानी कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, उत्पादन होने लगा, ये नील से काफ़ी सस्ती होती थी। इसके कारण यूरोपीय बागान मालिक जो थे ना, इनको
ये चाहते थे कि चूँकि इनको तो अब घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, नील की डिमांड कम हो गई थी। इस डिमांड की कमी होने पर भी बागान मालिक ये शर्त रखते थे कि अगर नील का उत्पादन बंद करना है तो किसानों पर लगान बढ़ा दिया जाएगा। कारण क्या था कि इन बागान मालिकों को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा था और ये चाहते थे ना कि अपने इस घाटे के बोझ को किसानों पर डाल दें। ठीक है, ये कहते थे कि कुछ आप कंपेंसेशन दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए और आपको नील की खेती से हम मुक्त कर देंगे। लगान भी बढ़ा दिया, बहुत सारे कर भी लगाए इन पर। इसी दौरान चूँकि राजकुमार शुक्ल ने तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दे दिया था, तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी पटना पहुँचे और यहाँ से दरभंगा होते हुए ये चंपारण पहुँचे। आपको बता दूं कि तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर थे इस समय, इन्होंने इनको आने से परहेज करने की चेतावनी दी, कहा कि आप चंपारण मत आएं। ठीक है, चंपारण आपको नहीं आना चाहिए, आप मत आइए चंपारण। लेकिन गांधी जी ने एक तरह से पहली बार सविनय अवज्ञा करते हुए, इस आदेश को नहीं मानते हुए अपने साथियों के साथ इन्होंने चंपारण में प्रवेश किया। इनके साथियों का नाम आपको बता दूं, बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, मजरुल हक, जेबी कृपलानी। ठीक है, ये सारे लोग थे। चंपारण आने के बाद इन्होंने गाँव का भ्रमण शुरू किया, गाँव का दौरा करना शुरू किया, लोगों से मिलना, बातें करना, किसानों की समस्याओं को समझना और इनको अपना सत्याग्रह का तरीका समझाने की कोशिश इन्होंने शुरू की। तो अंततः गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के तरीकों से किसानों की समस्याओं को सामने लाने की कोशिशों के बाद सरकार ने चंपारण जांच समिति के गठन का निर्देश दिया। जब इन्होंने इतना काम शुरू किया ना, तो सरकार ने मजबूर होकर इस मुद्दे की जांच करने के लिए चंपारण कृषक समिति या चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त की। और मज़े की बात यह थी कि इसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्लाई थे, स्लाई की अध्यक्षता में, FG स्लाई की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी बनाए गए। इनके कुछ सहयोगियों को भी इसमें स्थान मिला था। अंततः इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि चंपारण के कृषकों से जबरदस्ती नील की खेती कराना अन्यायपूर्ण है। गांधी जी ने इस समिति को कन्विंस कर लिया कि 3 कठिया व्यवस्था और जो दूसरे गैर कानूनी नियम हैं इनको समाप्त करने की सिफारिश की जाए। इस समिति ने ये भी सुझाव दिया कि जो गैर कानूनी कर हैं इनके लिए कुछ पैसे वापस 25% जो धन है वो किसानों को वापस भी किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन हुआ और चंपारण रैयतों ने चैन का दम भरा, यानी उन्होंने चैन की सांस ली। ये पहला चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। इसके साथ ही अब थोड़ा सा इसको हम चंपारण सत्याग्रह को किसान आंदोलन के तौर पे देखते हैं। अभी तक तो क्या घटनाएं हुई थी, कैसे हुआ था, क्या ये हमने देखा। अब देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह और किसान आंदोलन कैसे इस दोनों को हम एक साथ लेके देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह मूल रूप से एक किसान के अधिकारों का बिगुल था जिसे महात्मा गांधी ने प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। देखिए, ये बिल्कुल मेरा अपना नोट्स है, बिल्कुल मेरे अपने शब्द हैं, घटनाएं मेरी अपनी नहीं हैं, लेकिन शब्द, प्रेजेंटेशन, वाक्य ये सब मेरे अपने हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनको आप कॉपी करें, लेकिन हाँ, इनसे आप अपने हिसाब से अपने शब्दों को जोड़कर एक नया वाक्य, एक नई परिभाषा, एक नए तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, इस आंदोलन इस आंदोलन ने किसान आंदोलन की वह मिसाल पेश की जिसके सामने औपनिवेशिक तंत्र ने घुटने टेके और सत्य की विजय हुई। ठीक है, ये ऐसा आंदोलन था जिसके सामने फाइनली कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए, झुकी सरकार। और एक किसान के लिए, देखिए, एक किसान के लिए उसकी उपज जो होती है वो उसकी माँ होती है, उसकी उपज उसके दिन रात की मेहनत का फल होती है। लेकिन जब इन सब चीज़ों के बीच में शोषण, तानाशाही जैसी चीज़ें आती हैं, तो जो अन्नदाता होता है, यानी यहाँ अन्नदाता कहने का मतलब जो किसान होता है ना, उसकी आत्मा दुखी होती है और उस व्यथा, उस पुकार में वो शक्ति होती है
जो कि गहरी से गहरी जड़ें हिलाने की शक्ति रखती है। और इसी बात को गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से सत्याग्रह के साथ संदेश के रूप में दिया। इस सत्याग्रह में, इस आंदोलन में कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई एग्रेसिव अटैक नहीं हुआ, लेकिन जीत हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्याग्रह था, सत्य के साथ आग्रह था, सत्य के लिए लड़ाई थी, और वो भी एक चेतना से लड़ाई थी, है ना। इस सत्याग्रह ने किसानों के आत्मविश्वास को बल दिया, और शायद इसी आधार पर आगे चलकर अवध में बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार में तथा अखिल भारतीय स्तर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलनों को संगठित किया। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रवाद के निर्माण में इस आंदोलन की क्या भूमिका रही। देखिए, 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था ना, पूर्वार्ध का मतलब शुरुआत का जो समय था, ये वो समय था जब महात्मा गांधी देश को एकजुट करने की कोशिशों में लगे थे, और इसी क्रम में इनका प्रथम प्रयास था जन जन की समस्याओं को नज़दीक से जानना, उन्हें संगठित करना, और इसीलिए इन्होंने पूरे देश का दौरा करना शुरू किया था। चंपारण से इस राष्ट्रवाद की नींव का पहला पत्थर रखा गया था, क्योंकि यहीं पर आकर के लोगों को नज़दीक से गांधी जी ने जाना, उनको तरीका बताया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो ये ब्रिटिश सरकार जो है ये ज़्यादा समय के टिकने की नहीं है। यहाँ के किसानों के साथ मिलकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को झुकाकर यह संदेश दिया कि यदि देश एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो औपनिवेशिक सरकार इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह किया और तिहरी सफलता दर्ज की, हैट्रिक सफलता दर्ज की। और अब ये लोग सोच मात्र के ही उत्साह से बढ़ जाते थे कि गांधी जी को यूरोपीय सरकार को हराने का तरीका आता है। बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में इस सत्याग्रह के योगदान की, तो प्रथम सत्याग्रह होने के साथ साथ ही चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश काल का प्रथम ऐसा जन आंदोलन था जिसमें मांगों को अक्षरशः मान लिया गया था। जितनी मांगें रखी गई ना, सारी मांगें मान ली गई थी। इस सत्याग्रह ने न केवल जन जन में चेतना का प्रसार किया, बल्कि लोगों के आत्मबल को भी जगाने का कार्य किया था। ठीक है, आने वाले हर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये सत्याग्रह प्रेरक रहा, इससे प्रेरणा ली हर सत्याग्रह ने, और चिरकाल से चली आ रही उन तमाम भ्रांतियों को इसने तोड़ दिया जिसमें ब्रिटिश सरकार अजेय कही जाती थी। आपको तो पता ही होगा कि संसार के आधे से ज़्यादा देशों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, और ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और एक इंसान ने कुछ किसानों को एकत्रित करके इस सरकार को झुका दिया, ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। इसी सत्याग्रह ने भारत की जनता को एक ऐसा नेता दिया ना, जिसने विश्व को सत्य और अहिंसा का एक परम आदर्श दिया, गांधीवाद की पवित्र विचारधारा दी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसमें बच्चे से बूढ़े तक हर किसी को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध दिया। यहाँ देखिए, यहाँ भी भारत में राष्ट्रवाद का भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल रहा है, एक कई महत्वपूर्ण वाक्य आपको मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अंत में, हर प्रश्न के अंत में एक निष्कर्ष लिखते हैं हम, और निष्कर्ष काफ़ी सारगर्भित, शॉर्ट होना चाहिए। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि निष्कर्षतः यह कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंपारण सत्याग्रह बिहार के इतिहास का वह चमचमाता अध्याय है जिसने न केवल किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नए युग की पृष्ठभूमि भी तैयार की। इसके साथ ही ये प्रश्न समाप्त होता है। इसके ये चंपारण सत्याग्रह का एक कंप्लीट नोट्स कह सकते हैं, एक पूरा आंसर कह सकते हैं आप इसको। इसका पीडीएफ आने वाले समय में आपको जल्दी ही मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में जुड़ें और मुझसे डायरेक्ट जुड़ें। बहुत जल्दी जब आपके कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मेंस आंसर राइटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे, तो उसमें मैं पर्सनली आपको गाइड भी करूँगी। तो चलिए, लग जाइए काम पर और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू।